नमस्कार, गुड न्यूज टुडे के इस खास शो में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। शुरुआत कर लेते हैं एक बेहद खास तस्वीर के साथ। ये तस्वीर है बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलग ही अंदाज में दिखाई दिए हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे छोटे बच्चों से मिले और उनके साथ खूब मस्ती करते हुए देखे गए हैं। बच्चों के साथ मुलाकात और बातचीत का ये वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही बच्चों से मिलने पहुंचते हैं, बच्चे पूरे एक्साइटमेंट के साथ उनके करीब आ जाते हैं, नमस्ते करते हैं और बातचीत भी करते हैं। प्रधानमंत्री भी बच्चों से सवाल जवाब कर रहे हैं। आप भी सुनिए, प्रधानमंत्री ने जब पूछा कि मोदी जी को जानते हो तुम लोग, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया। बच्चा बोलता है, मैंने आपका वीडियो टीवी में देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा, कहां देखा था, मैं क्या करता था टीवी पर। बड़ा दिलचस्प सा वीडियो है, देखिए। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम? क्या कर रहे थे यहाँ? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी है। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में? क्या करता था मैं टीवी में? मैंने आपका फोटो देखा था। क्या क्या देखा था टीवी में? क्या नाम तेरा? यहाँ क्या खेलते हो तुम लोग? दिखाओ मुझे क्या करते हो, दिखाओ चलो। कौन सा कलर लिया तुमने? ये कलर कौन सा है? अच्छा, क्या करेंगे? मोदी जी हम भी पेंटिंग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। मोदी जी आप हमारे साथ फोटो? अच्छा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से बातचीत की, एक प्रदर्शनी भी देखी। इस दौरान वो बच्चों के इनोवेशन और साइंस में उनकी दिलचस्पी का करीब से जायजा भी लेते देखे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में शिक्षा जगत में होने वाले बड़े बदलावों पर चर्चा की और बताया कि कैसे शिक्षा को बेहतरीन भविष्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही है जो देश का भाग्य बदलने की ताकत रखती है। बच्चों से मुलाकात, ज्ञान विज्ञान की बात। वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है और बदलाव को परवाज देने की तैयारी भी तेजी से हो रही है। ये तस्वीरें प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के दरमियान लगी खास प्रदर्शनी की है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने इन नन्ही प्रतिभाओं की इनोवेशन और क्रिएटिविटी का जायजा लिया, नए नए प्रयोग और आविष्कारों की झलक देखी, बाल और किशोर वैज्ञानिकों से बात की और तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यंग माइंड्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया। यही नन्हे वैज्ञानिक आगे चलकर देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे, भारत को दुनिया का रिसर्च हब बनाएंगे। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर दिल्ली में इस अखिल भारतीय शिक्षा समागम में पीएम मोदी ने दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाने के लिए शिक्षा में जरूरी बदलावों का जिक्र किया और कहा कि अब दुनिया को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से सोचना होगा। आज हम देख रहे हैं कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कल तक साइंस फिक्शन में होती थी, वो अब हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है। रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। इसलिए हमें पुरानी सोच से निकलकर नए दायरों में सोचना होगा। पीएम ने स्वर्णिम भविष्य के लिए अगले 25 वर्षों में नई मजबूत युवा पीढ़ी को तैयार करने का मंत्र भी दिया। पीएम ने शिक्षा व्यवस्था में हो रहे बदलावों के बारे में बताया, तो साथ ही शिक्षाविदों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच पीएम ने इस सिलसिले में
कई सुझाव भी रखे। भारत का आदर्शवाद है। स्कूलों में फ्यूचर टेक से जुड़े इंटरेक्टिव सेशन हो, नई पीढ़ी को नए विषयों की जानकारी मिले। डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी जैसे विषयों पर जोर। किताबी पढ़ाई से मुक्ति मिलेगी, नए तरीकों से पढ़ाई होगी, इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग होगी पढ़ाई। पीएम श्री के जरिए हाईटेक स्कूल बनाने की तैयारी। शिक्षा समागम में पीएम ने खास तौर से क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई की अहमियत बताई और कहा कि देश जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है उसमें शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा ही है जो देश का भाग्य बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि आने वाले वक्त में दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी रहेंगी। लिहाजा देश को भविष्य के लिहाज से सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली में शुरू हुए शिक्षा समागम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव और भविष्य की शिक्षा के लिए कई सारी बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत उद्देश्य छात्रों को काबिल और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाला नागरिक बनाना है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जानती है कि जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो भविष्य भारत का है। जब स्पेस टेक की बात होगी तो भारत की क्षमता का मुकाबला आसान नहीं होने वाला। जब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात होगी तो भारत का लो कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी का मॉडल ही हिट साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत भी जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है, भारत की पहचान और परंपराओं में भी दुनिया की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है और अगले 25 सालों में भारत की युवा पीढ़ी को मजबूत बनाना है जो भविष्य की जरूरतों को समझ सके, उसके लिए काम कर सके। ये सब कैसे होगा? इसके लिए पीएम ने वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने शिक्षा के मिशन 2047 को पूरा करने के लिए जो मंत्र दिए उनके बारे में अब आपको बता देते हैं, समझिए उसको। बच्चों को किताबों के बोझ से मुक्त करना होगा। बच्चों को खुली उड़ान का मौका देना है। नया सीखने और नया करने का आत्मविश्वास बच्चों में भरना है। फ्यूचर टेक के लिए बच्चों को अभी से हमें सबको तैयार करना होगा। एआई जब जीवन का हिस्सा बन गया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स दस्तक दे चुके हैं। फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट के साथ सोचना होगा। इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग होगी पढ़ाई। 5G के युग में आधुनिक हाईटेक स्कूल बन रहे हैं। पारंपरिक ज्ञान और भविष्य की प्रौद्योगिकी का संतुलन, क्रिएटिव लर्निंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जोर इस पर देना होगा। अपनी भाषा में पढ़ाई से निखरेगा अब टैलेंट। वोकेशनल एजुकेशन का जनरल एजुकेशन से इंटीग्रेशन भी होगा। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या खास कहा शिक्षा समागम के दौरान। उन्होंने कहा कि एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहेज रही है, तो दूसरी तरफ आधुनिक साइंस और हाईटेक टेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी हम उतना ही तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत तैयारी और मेहनत की गई, जिसके अच्छे नतीजे दिखने वाले हैं। 3री से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही हैं और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए ये पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। साथियों, युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है।
मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है। अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुलकर के सामने आएगी। और चलिए खबरों के लुक को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, आपको लिए चलते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की तरफ। ये सावधान करने वाली खबर है। जोशीमठ के बाद अब मसूरी पर भी खतरा मंडराने लगा है। लिहाजा एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट को देखते हुए एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार से इस हिल स्टेशन को बचाने के लिए जरूरी उपाय करने के लिए कहा। विशेषज्ञों ने क्या सिफारिश की है और मसूरी को कैसे बचाया जा सकता है ताकि यहां आबादी बसी रहे, ये विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए ये रिपोर्ट जरूर देखिए। ये हसीन वादियां, आंखों को तरावट देने वाली मनमोहक हरियाली, पहाड़ों की शानदार खूबसूरती, ये पहाड़ों की रानी मसूरी है, उत्तराखंड का मशहूर हिल स्टेशन। सैर सपाटे के लिए शानदार जगह। लगभग साल भर सैलानियों से गुलजार रहने वाले इस अनूठे हिल स्टेशन पर आकर कुछ दिन गुजारने की तमन्ना हर किसी के दिल में रहती है। यही वजह है कि यहाँ हमेशा सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन कुदरत की नेमत इस खूबसूरत जगह को अब बचाने की जरूरत महसूस की जा रही है। ये बात और किसी ने नहीं बल्कि खुद एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कही। एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार से मसूरी को बचाने की सिफारिश की है। मसूरी को बचाने की सिफारिश विशेषज्ञ समिति ने की है। एनजीटी ने इस सिलसिले में एडवाइजरी जारी की है। फरवरी में एनजीटी के ऑर्डर के बाद उत्तराखंड मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने मसूरी का सर्वे किया था और फिर इसे बचाने की सिफारिश की गई। सवाल ये है कि आखिर कौन सा संकट आ गया जिसके चलते अब मसूरी को बचाने की सिफारिश की गई। ऐसा कौन सा खतरा मसूरी पर मंडरा रहा है, इसके लिए आपको हम थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। आपको बता दें, इसी साल जनवरी में उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने का खुलासा हुआ था। जोशीमठ में जमीन दरकने की घटनाओं के बाद मसूरी के हालात जानने के लिए एक समिति बनाई गई। अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने मसूरी पर संकट को लेकर आगाह किया है। अब सवाल ये है कि अगर जोशीमठ की तरह मसूरी में भी जमीन धंसने का खतरा है तो इसे कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए एनजीटी की विशेषज्ञ समिति ने कुछ उपाय बताए। समिति ने 19 सिफारिशों का पालन करने के लिए कहा। इनमें प्रमुख ये हैं कि मसूरी में भीड़ कम की जाए, मसूरी आने वाले पर्यटकों की संख्या को कंट्रोल किया जाए, मसूरी में अंधाधुंध निर्माण कार्यों पर लगाम लगाएं, मौजूदा इमारतों की भी जांच हो, इलाके में सीवेज की दिक्कतों को दूर किया जाए, पहाड़ों में दरारों को भरा जाए, लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में पहाड़ों के नीचे से पत्थर न हटाए जाएं। गढ़वाल की हिमालय श्रृंखला में बसा मसूरी भूकंप के खतरे वाले जोन 4 में आता है। लिहाजा यहाँ के पर्यावरण और भौगोलिक स्थिति को लेकर सतर्कता बेहद लाजमी है। खुशगवार जगह होने और मैदानी इलाकों से नजदीक होने के कारण यहाँ सैलानियों की तादाद साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल यानी 2022 में यहाँ 11,73,000 से ज्यादा लोग सैर करने के लिए आए थे। लेकिन अब एनजीटी ने अलर्ट किया है तो यहाँ ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत है जिससे यहाँ सैलानियों की आवाजाही भी हो सके और इस हिल स्टेशन का वजूद भी बरकरार रहे। मसूरी से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, साफ है कि उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद अब पहाड़ों की रानी मसूरी को लेकर भी सावधानी बेहद जरूरी है। एनजीटी के निर्देश के बाद बनी विशेषज्ञों की समिति ने सिफारिशें तो दे दी हैं, लेकिन विस्तार से समझना और जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे मसूरी को बचाया जा सकता है। मसूरी तो मशहूर हिल स्टेशन है ही, तो यहाँ सैलानियों पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। चलिए आपको बताते हैं कि समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। मसूरी में पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने की सिफारिश की गई है।
तो ये काम इस तरह से हो सकता है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि इस क्षेत्र की वहन क्षमता कितनी है। मसूरी घूमने के लिए पर्यटकों से फीस ली जा सकती है। गेस्ट हाउस की उपलब्धता को देखकर यहाँ पर्यटकों को आने की इजाजत दी जानी चाहिए। यहाँ पार्किंग की सुविधा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर आवाजाही रेगुलेट की जाए। कूड़े कचरे और सीवेज का सही मैनेजमेंट किया जाए। प्रदूषण घटाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। अनियमित निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। मसूरी और आसपास के इलाकों में रास्तों पर एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। बड़े निर्माण की अनुमति से पहले जांच हो। सुरंग, होटल, अस्पताल जैसे अन्य बड़े निर्माण की अनुमति पुख्ता जांच के बाद ही इन लोगों को मिलनी चाहिए। अब मसूरी से पहले जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला उठा था, तो मसूरी का मामला जोशीमठ से जुड़ा हुआ है। जो खतरा जोशीमठ में है वही मसूरी में भी है। इसी बीच ये भी बता दें कि जोशीमठ में भी जनवरी से अब तक पैदा हालात को लेकर सरकार भी पूरी तरह से सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार ने जोशीमठ में मिश्रा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखंड सरकार को कदम उठाने के लिए कहा। 1976 में तत्कालीन गढ़वाल मंडल आयुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में गठित एक्सपर्ट्स की कमेटी ने जोशीमठ में खतरों को लेकर सचेत किया था। मिश्रा कमेटी ने शहर में पानी की निकासी को पुख्ता इंतजाम करने का सुझाव दिया था और अलकनंदा नदी से जमीन कटाव की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा था। अब केंद्र सरकार ने जोशीमठ में पीड़ितों को राहत और उनके विस्थापन के बाद रहने की व्यवस्था के लिए प्राथमिकता पर कदम उठाने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने कहा हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार की रिपोर्ट की माने तो जोशीमठ में सभी प्रोजेक्ट्स के कार्यों को रोक दिया गया है। और चलिए एक शानदार खबर आपको दे देते हैं। अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। कल सुबह इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सिंगापुर के 7 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करेगा। ये लॉन्चिंग सुबह 6:30 पर होगी। बता दें कि 1999 से अब तक इसरो 424 विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। इससे अब तक 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 32 अरब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई हो चुकी है। 2023 में अब तक 46 विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और सिंगापुर सैटेलाइट लॉन्चिंग में भारत के सबसे बड़े ग्राहक हैं। अब खबर बारिश और बाढ़ के साथ जुड़ी हुई। इन दिनों देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश बाढ़ का दौर है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना तो है, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई इलाकों में लोग अपने घरों में कैद हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बारिश का जो सिलसिला 3 दिन पहले शुरू हुआ था वो शनिवार को भी जारी रहा। वैसे तो शुक्रवार देर शाम से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही थी, लेकिन शनिवार सुबह मूसलाधार बारिश ने पूरी दिल्ली को भिगो दिया। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन एक बार फिर दिल्ली में यमुना का पानी खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना का जलस्तर आप देखिए, यमुना में अभी भी बहाव बेहद तेज है और जलस्तर कम हुआ है, लेकिन खतरे के निशान के आसपास ही जलस्तर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि यमुना का जलस्तर सेफ और सुरक्षित लेवल पे पहुंचा हो। खतरे के निशान के आसपास ही बना हुआ है और बहाव भी अभी बेहद तेज है। दिल्ली में भले ही बारिश का येलो अलर्ट हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ का पानी मुसीबत बन गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बीती रात 3 इंच बारिश हुई, जिसके बाद रेलवे अंडरब्रिज में बारिश का पानी भर गया और कार में सवार एक परिवार पानी में फंस गया। इलाके के लोगों ने रस्सी की मदद से किसी तरह कार को बाहर निकाला। बाढ़ और बारिश की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी तेलंगाना में है, जहां कम से कम 10 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। तेलंगाना का तीसरा सबसे बुरा प्रभावित शहर वारंगल है। यहाँ इतनी भयानक बाढ़ आई कि कई गाड़ियां बाढ़ के पानी में फंस गईं। बीते 2 दिन से वारंगल में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में हनमकोंडा शहर है। कमोबेश पूरा शहर बाढ़ के पानी में डूबा है।
बीच शहर तेज रफ्तार दरिया बह रहा है। जयशंकर भूपापल्ली जिले के नैनपाका इलाके में 2 रोज बाद भी बाढ़ से हालात नहीं सुधरे। यहाँ जिंदगी इस कदर सैलाब में घिरी कि सेना के हेलीकॉप्टर्स को हवा में परवाज भरनी पड़ी। सैलाब के बीच फंसे 6 लोगों का सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू हुआ। देखिए, हेलीकॉप्टर जैसे जैसे नीचे आ रहा है, यहाँ फंसे लोग उसे इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो यहाँ पर हैं। काफी देर की मशक्कत के बाद सेना के हेलीकॉप्टर ने बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बाहर निकाला। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर राहत और रेस्क्यू का अभियान छेड़ा गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से बाढ़ में फंसे हजारों लोगों तक खाने पीने का सामान दिया जा रहा है। लोग लगातार आसमान की तरफ राहत की उम्मीद में ताक रहे हैं। गुजरात के नवसारी शहर का हाल देखिए। 2-4 नहीं, पूरे 15 रोज से ये शहर बाढ़ के पानी में कमोवेश डूबा है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि कावेरी और पूर्णा नदी के उफान पर आने के बाद शहर का हाल क्या है। पड़ोसी महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हैं। मुंबई से लेकर चंद्रपुर और नांदेड़ तक बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार को थाम कर रख दिया। चंद्रपुर की तस्वीरें देखिए। इराई डैम से पानी छोड़े जाने के बाद शहर में भीषण बाढ़ आ गई। सैकड़ों की तादाद में लोग बाढ़ में फंस गए। पूरे शहर में सिर्फ पानी है। दर्जनों कॉलोनियां पूरी तरह पानी में डूब गईं। चंद्रपुर में लगातार एनडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू भी कर रही हैं। मैदानी इलाकों की तरह पहाड़ी इलाकों का हाल भी बेहतर नहीं है। उत्तराखंड के कोटद्वार में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोटद्वार शहर के बीचों बीच बहने वाला बरसाती नाला उफन गया। इस नाले पर बना पुल टूट गया, जिससे बड़ी आबादी को परेशानी झेलनी पड़ी। मैदानों में अगर बाढ़ ने कहर बरपा रखा है तो पहाड़ी सूबे लैंडस्लाइड से दहले हुए हैं। डोडा जिले के पुल का हाल देखिए। फ्लैश फ्लड के आगे ये पुल कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाया और तिनके की तरह बह गया। कुल्लू में भी कुछ इसी तर्ज पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। पूरा का पूरा पहाड़ दरका और कुछ पलों के भीतर नदी में जा गिरा। उधमपुर के रामनगर में बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में आकर आधा पुल साफ हो गया। अब लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। यही हाल बागेश्वर का है। कपकोट में बारिश और लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कपकोट से रेवती घाटी को जोड़ने वाली सड़क पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों में ये वक्त वाकई काफी मुश्किल भरा है। हर कदम पर सावधानी काफी जरूरी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, शाहजहांपुर से मनोज पुरोहित, वारंगल से अपूर्वा के साथ गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।